हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 4 समतल में गति में प्रवेश कर चुके हैं। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी क्लास रहेगी स्थिति सदिश एवं विस्थापन सदिश। ठीक है ना। इन सदिशों के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम सदिश राशियां और अदिश राशियां किसे कहते हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए और सदिशों के प्रकार, इन सब चीजों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इन सब चीजों को देखने के लिए उस वीडियो की लिंक या तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th 2023-24 में जाकर आप क्रम से वीडियो को देख सकते हैं। और प्लीज हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो जरूर देखें और पढ़ाई क्रम से और विधिवत करें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर बीच के आप टॉपिक देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है विस्थापन सदिश, यानी कि विस्थापन सदिश कहते स्थिति सदिश कहते किसे। देखिए, तो एक ऐसा सदिश जिसकी सहायता से हम किसी निर्दिष्ट तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। एक बार पुनः सुने, एक ऐसा सदिश या वह सदिश जिसकी सहायता से हम किसी निर्दिष्ट तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं, वो क्या कहलाता है, स्थिति सदिश। अब आप डायग्राम को देखिए, एक डायग्राम हमने बनाया है। ये क्या है, हमारा एक त्रिविमीय ज्यामिति है। ठीक है ना, क्या है ये, त्रिविमीय ज्यामिति है। यहाँ हम इसको निर्देश तंत्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र में देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाला एक्स अक्ष है, और ये क्या है, हमारा वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, और ये क्या है, हमारा जेड अक्ष है। इसको हम त्रिविमीय या 3D आकृति बोलते हैं, या फिर हम इसको निर्देश तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो कि पहले कोई बंदा यहाँ बिंदु ओ पर खड़ा था, जो बिंदु ओ कहलाता है ओरिजिन पॉइंट, यानी मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0 0 होते हैं। ठीक है ना, एक्स अक्ष के लिए 0 होता, वाई अक्ष के लिए 0 होता, और जेड अक्ष के लिए भी 0 होता। अब यहाँ लिखते नहीं बन रहा है, इसलिए मैं दर्शाया नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ दर्शा भी सकते हैं हम। क्या होता है, 0, 0 और कॉमा क्या होता है, 0। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो मान लो कि पहले कोई बंदा मूल बिंदु ओ पर खड़ा था, कुछ समय पश्चात, मतलब कुछ सेकंड या कुछ समय पश्चात कहाँ पहुंच गया, बिंदु पी पे पहुंच गया। तो हम कहेंगे कि भैया पहले वो व्यक्ति बिंदु ओ पर खड़ा था या कोई वस्तु बिंदु ओ पर रखी थी, अब वो बिंदु पी पर पहुंच गई है। तो बताइए उस वस्तु की स्थिति क्या है, या उस बंदे की स्थिति क्या है, आपको स्थिति ज्ञात करना है। तो स्थिति ज्ञात करने के लिए अब देखिए, इसके चारों ओर हमने क्या बनाया, मतलब इसके क्या बनाया, चारों ओर हमने एक निर्देश तंत्र बनाया, कि मतलब ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष हो गया, वही जेड अक्ष हो गया, और एक्स वाई समतल के बीच में हमने इस बिंदु को घेर दिया। ठीक है, जिसकी स्थिति ज्ञात करना है उसको एक्स वाई समतल के बीच ले लिया। आप चाहो तो वाई में भी इसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हो, वो जेड में। ठीक है ना, लेकिन हम जेड में नहीं करेंगे, हम इसका स्थिति सदिश केवल कायम है एक्स और वाई के सापेक्ष करेंगे, मतलब एक्स और वाई समतल में ही करेंगे। ठीक है, एक्स वाई समतल में इसकी स्थिति ज्ञात करेंगे। तो स्थिति ज्ञात करने के लिए देखें, तो हमने क्या किया कि बिंदु पी को किससे मिला दिया, बिंदु ओ से मिला दिया, मतलब ओ को हमने पी से मिलाया। तो इसका तीर का चिन्ह आपका ये रहेगा। ठीक है, इसका तीर का चिन्ह ये रहेगा, क्योंकि कहाँ गया, वो ओ से पी की तरफ गया। कहाँ गया, ओ से पी की तरफ गया। तो ओ से पी को आपको तीर बनाना है, क्योंकि हमें एक सदिश वेक्टर बनाना है, एक सदिश बनाना है। ठीक है ना, या पोजीशन वेक्टर बनाना है। तो ओ से लेके पी की तरफ क्या कर दिया, हमने तीर का चिन्ह कर दिया, और इसको हमने दोनों रेखाओं को मिला के जो सदिश मिला हमें बीच में, इसको हमने क्या दे दिया, आर वेक्टर नाम। हमेशा पोजीशन वेक्टर को हम आर वेक्टर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आर वेक्टर हमने नाम दे दिया। क्या इतनी बात आप सभी को क्लियर है? अब इसकी हमें स्थिति कैसे ज्ञात करना है, तो इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए देखिए, सुनिए, तो हम क्या करते हैं, इस वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु से हम एक्स अक्ष पे भी जा सकते हैं, और मूल बिंदु से हम वाई पे भी जा सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप मूल बिंदु से
एक्स अक्ष पे चले जाओगे तब भी उसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हो, और मूल बिंदु से वाई अक्ष पे चले जाएंगे तब भी उसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हो, और मूल बिंदु से जेड अक्ष पे भी चले जाओगे तब भी उसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हो। लेकिन हमने क्या बोला, जेड अक्ष केवल हमने देखने के लिए बनाया, जेड अक्ष का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए स्थिति ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया कि मूल बिंदु O से हमने एक्स अक्ष पे चले धीरे धीरे, कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, और मान लो हमने कितनी दूरी तय कर ली, एक्स दूरी, ठीक है। और हमने क्या किया, बिंदु P से सीधा लंब डाल लिया एक्स अक्ष पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी आपकी, एक्स। तो स्थिति ज्ञात करने के लिए हम एक्स अक्ष पे एक्स दूरी तय करेगी कि नहीं करेगी। इसी प्रकार हमने क्या किया, बिंदु P से मतलब बिंदु P से वाई अक्ष पे क्या डाल लिया हमने, एक लंब डाल लिया, परपेंडिकुलर बना लिया, ठीक है, लंब डाल दिया। और फिर देखिए हम बिंदु O से ऊपर की ओर चले, ठीक है, और कितना चले, बाई दूरी, कितना चले हम, बाई दूरी चले, ठीक है, बाई दूरी चल के जहां परपेंडिकुलर डला है वहां पे हम पहुंच गए, ठीक है। तो हमने स्थिति ज्ञात करने के लिए दो अक्षों का प्रयोग किया, एक्स अक्ष पे एक्स दूरी चले और वाई अक्ष पे हम वाई दूरी चले, तो हम कह सकते हैं इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या होगा, एक्स कॉमा वाई होगा। ये निर्देशांक हमें ये दर्शाता है, ये निर्देशांक ये बताता है कि इस बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए आपने कितना चला और कहां कहां चले। तो हम एक्स अक्ष पे एक्स दूरी चले, वाई अक्ष पे वाई दूरी चले और इनको लंब डाल दिया, तो हम इसके निर्देशांक बता सकते हैं कि निर्देशांक क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। हम चाहे तो यहाँ जेड पे भी चल सकते थे और एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड भी हो जाता निर्देशांक, लेकिन हमने जेड यहाँ पे नहीं लिया, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए, सरल बनाने के लिए केवल एक्स कॉमा वाई लिया, क्योंकि एक्स वाई से काम चल जाता है, ठीक है, जेड की हमें जरूरत नहीं रहती। तो हमने ऐसा किया, ठीक है। तो क्या ये बात आपको समझ में आई किसी को कोई यहाँ तक डाउट है, हो तो बताओ, अभी बता दो, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया कि बिंदु P के निर्देशांक क्या बन गए हमारे, एक्स कॉमा वाई बन गए, और बिंदु O के निर्देशांक क्या है, 0,0,0। वो तो हमने 3 अक्षर से हमने 0 0 लिख दिए 3 बार, लेकिन आपको 2 बार 0 लेना है क्योंकि हम एक्स और वाई में कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मतलब यहाँ पे हम यूज करेंगे केवल 2 0 का, ठीक है ना, क्योंकि एक्स वाई ले, एक्स के लिए जे 0 है और वाई के लिए ये 12 0 है, ठीक है। और जो तीसरा है जेड के लिए, लेकिन जेड का हम यूज नहीं कर रहे, तो जेड के लिए यहाँ तो आपको 3 ही दर्शाना है, लेकिन चित्त में आपको 2 बार लेना है, ठीक है ना, जब यूज करेंगे। तो बात समझ में आ गई। अब निकालेंगे हम क्या इसका स्थिति सदिश। तो पहले देखेंगे हम, देखिए पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बिंदु O के निर्देशांक। तो बिंदु O के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, 0,0, क्योंकि 2 अक्ष ले रहे हैं ना हम, तो बिंदु O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,0। अब देखिए बिंदु P के निर्देशांक बराबर, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई। हम तुम्हें बाहर करने वाले क्लास से ध्यान रखियो। देखो बिंदु P के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई, और बिंदु O के निर्देशांक क्या होंगे, 0,0, 0,0। जे O के हो गए और जे किसके हो गए, P के हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें पहले निकालना है, देखिए अब हम अगर O का स्थिति सदिश निकालेंगे, किसका निकालेंगे, O का, तो O का होगा 0i कैप और प्लस 0j कैप, तो 0 तो 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका निर्देशांक निकालेंगे तो क्या होगा, xi कैप और प्लस yj कैप। ये आता कहां से है, x अक्ष का एकांक सदिश होता है हमेशा i, ये आपको ध्यान रखना है। x अक्ष का एकांक सदिश क्या होता है, i कैप, ठीक है, i कैप होता है। y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का एकांक सदिश क्या होता है, जे कैप, ठीक है। और जेड अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, वो निर्देशांक नहीं सॉरी एकांक सदिश क्या होता है, के कैप। जी आपको ध्यान रखना, आई जे और के, ठीक है। अच्छा तो इसके अगर हम
बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P का यदि स्थिति सदिश निकालें तो एक्स आई कैप और प्लस क्या निकलेगा बाई जे कैप, क्योंकि एक्स किसके लिए है, एक्स अक्ष के लिए, तो उसमें आई कैप का गुणा होगा, है ना। और बाई दूरी किसके लिए है, बाई अक्ष के लिए, तो उसमें किसका गुणा होगा, जे का गुणा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनकी स्थिति सदिश लिखते हैं। तो O का स्थिति सदिश तो कोई मतलब नहीं है लिखने का, इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे भी अब स्थिति सदिश नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे सीधा, तो क्या लिखेंगे, तब ओपी वेक्टर का स्थिति सदिश, किसका निकालेंगे हम, ओपी वेक्टर का स्थिति सदिश। ओपी वेक्टर का स्थिति सदिश आपको निकालना है। ओपी वेक्टर कहाँ है, देखो ओ से पी को मिलाने वाली रेखा, क्या है, ओ से पी को मिलाने वाली रेखा किसको दर्शा रही है, स्थिति सदिश को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है, स्थिति सदिश को दर्शा रही है। तो हमने लिखा है ओपी वेक्टर का स्थिति सदिश। तो इसको हमने क्या माना, आर वेक्टर माना, क्या माना, आर वेक्टर, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर, तो आर वेक्टर बराबर आपको क्या करना है, अच्छा आपने एक दूरी सूत्र पढ़ा होगा, कहाँ, अध्याय 10 में नहीं, अध्याय 7 में निर्देशांक ज्यामिति, और कक्षा 10 में चैप्टर 7 में पढ़ा है कि दूरी का सूत्र कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे पे रूट लगाते, ऐसे निकालते। लेकिन उस सूत्र का यूज तो नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे होता है स्थिति सदिश के लिए अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यानी पहले वस्तु कहाँ थी, बिंदुओं पे थी, ठीक है नहीं, तो जो उसकी प्रारंभिक स्थिति थी, फिर वस्तु कहाँ पे पहुंच गई, कुछ समय पश्चात P पे पहुंच गई, तो ये क्या होगी, अंतिम स्थिति। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यानी इन निर्देशांकों में से इन निर्देशांकों को घटाना पड़ेगा, यानी P बिंदु के निर्देशांक में से किसको घटाना पड़ेगा, O बिंदु के निर्देशांक को घटाना पड़ेगा, यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति होती है। तो आर वेक्टर बराबर, अब अंतिम स्थिति, अब जैसे अंतिम स्थिति बिंदु P है, तो बिंदु P का पहला निर्देशांक क्या है, x है, ठीक है, बिंदु P का पहला निर्देशांक क्या है, x है, और माइनस, और प्रारंभिक यानी बिंदु O का पहला निर्देशांक क्या है, 0, तो क्या करना पड़ेगा, x माइनस 0, क्लियर, x माइनस 0, ठीक है ना, और ये क्या लगा दिया हमने, कोष्टक लगा दिया। अब देखो x माइनस 0 यानी कि x अक्ष के लिए, किसके लिए है, x अक्ष के लिए, और x अक्ष का एकांक सदिश क्या है, i कैप, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको i कैप, बीच में क्या लगाओगे, प्लस। अब देखिए दूसरा निर्देशांक क्या है, y, तो y और माइनस, और बिंदु O का दूसरा निर्देशांक क्या है, 0, तो y माइनस 0, ठीक है ना, और ये कोष्टक लगा दिया, और फिर कितना आएगा, j कैप, क्योंकि हमने क्या किया, उसका गुणा कर दिया। अगर मान लो आपके पास जेड एक्स होता तो हम जेड माइनस 0 करते और इंटू क्या कर देते, के कैप। बात समझ में आई, लेकिन हमने केवल एक्स वाई समतल में लिया है स्थिति सदिश, तो एक्स वाई समतल ही रखेंगे। अब चलो इनको घटाओ, तो आर वेक्टर इक्वल टू, अच्छा एक्स में से 0 गया, कितना बचा, एक्स बचा, हाँ, जब हम बोल रहे सूत्र का यूज नहीं करना है, क्यों लिखेंगे रूढ़ में, अभी हम स्थिति सदिश निकाल रहे, केवल रूढ़ में आपको नहीं लिखना है, ठीक है, एक्स आई कैप फिर प्लस, अच्छा y में से 0 गया, कितना बचा, y बचा, और क्या लगा देंगे साथ में, जे कैप। तो यही क्या है, यही आपका स्थिति सदिश का फॉर्मूला है, ठीक है ना, यानी बिंदु O से बिंदु P यानी OP का स्थिति सदिश आपका ये है। अब इस स्थिति सदिश का हम परिमाण भी निकाल सकते हैं, और इस स्थिति सदिश का एकांक सदिश भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या इतनी बात सबको समझ में आई, क्या किया हमने, बिंदु O पे कोई वस्तु थी, फिर कुछ समय बाद बिंदु P पर पहुंच गई, तो उसका हमने स्थिति सदिश निकाला, ठीक है ना। तो स्थिति सदिश पहले हमने बिंदु O के निर्देशांक लिख लिए, फिर बिंदु P के निर्देशांक लिख लिए। O के निर्देशांक क्या है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है, P के निर्देशांक क्या है, वस्तु की अंतिम स्थिति है। अब यदि इसको स्थिति सदिश आपको निकालना है, तो बिंदु O के निर्देशांक लिख लो, P के निर्देशांक लिख लो, फिर क्या लिखेंगे, OP का स्थिति सदिश, क्या लिखेंगे, OP का स्थिति सदिश। तो OP का स्थिति सदिश निकालने के लिए अंतिम स्थिति माइनस क्या की जाती है, प्रारंभिक स्थिति,
क्या होता है? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। यानी अंतिम स्थिति क्या है? बिंदु P है, तो बिंदु P के निर्देशांकों में से बिंदु O के निर्देशांक को घटाते जाओ। यानी हमने क्या किया कि x माइनस जीरो और इंटू क्या कर दिया I कैप, क्योंकि x अक्ष के साथ ही ये दूरी। फिर क्या किया y माइनस जीरो और इंटू क्या कर दिया j कैप, यानी y अक्ष के साथ ही ये जीरो, वह y अक्ष के साथ ही ये दूरी, ठीक है ना, इसलिए उसका एकांक सदिश ले लिया। अब इनको घटाया तो x में से जीरो गया x I कैप बचा और y में से जीरो गया तो y j कैप बचा, और यही क्या है आपका OP का स्थिति सदिश है। क्या ये बात समझ में आई? अब निकालेंगे हम इसका परिमाण, ठीक है ना, क्या निकालेंगे? परिमाण। तो क्या लिखेंगे? OP वेक्टर बराबर R वेक्टर का परिमाण। क्या निकालेंगे? परिमाण। परिमाण निकालना है तो परिमाण के लिए ध्यान रखना R वेक्टर के दोनों साइड क्या लगाते हैं? मोड़ का चिन्ह लगाते हैं। R वेक्टर के मतलब जहां जो दो डंडे मिलेंगे आपको वहां पे समझ जाना कि क्या निकाला है हमने? परिमाण। इसकी दो कंडीशन, मतलब दो प्रकार से लिखते हैं हम इसको। कुछ बुकों में ऐसा दिया जाता है कि अगर आप वेक्टर लगा रहे हैं, परिमाण निकालने के लिए क्या लगा रहे? वेक्टर का चिन्ह लगा रहे तीर का, तो दोनों साइड आपको डंडा लगाना पड़ेंगे। समझ में आई? और अगर आप यहाँ पे से तीर हटा रहे तो फिर दोनों साइड आप डंडा नहीं लगाओगे। अगर आपको डंडा नहीं लगाना तो आपको तीर भी नहीं लगाना होगा, खाली R लिखना होगा आपको। क्या लिखना होगा? खाली R। तो केवल R लिखोगे तो वो भी आपका परिमाण माना जाएगा। क्या माना जाएगा? परिमाण। तीर लगा रहे तो मोड़ लगाओ, और यदि मोड़ नहीं लगाना तो फिर तीर भी नहीं लगाओ, खाली R लिख दो। क्लियर? तो कुछ बुकों में ऐसा भी दिया जाता है, ठीक है, लेकिन हम शुरू से ऐसा लिखते हैं तो हम ऐसा ही लिख रहे हैं। आप वैसा भी लिख सकते हो कि आपको ना तीर लगाना होगा और ना आपको मोड़ लगाना होगा, सिंपल R लिखना होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? परिमाण, नहीं परिमाण कहलाएगा। ठीक है, तो R वेक्टर का मोड़ बराबर। अब आपको अगर परिमाण निकालना हो तो I और J के जो गुणांक होते हैं ना, उनका वर्ग कर दो और उन्हें जोड़ दो, ऊपर से क्या लगा दो? रूट का चिन्ह लगा दो, बस यही परिमाण होता है। अब इसमें होता है दूरी सूत्र जैसा उपयोग, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? देखो I का गुणांक कितना है? x है, तो x का स्क्वायर कर देंगे प्लस y का गुणांक क्या, वो j का गुणांक क्या है? y, तो y का स्क्वायर कर देंगे, पूरे पे क्या लगा देंगे? रूट का चिन्ह। यही क्या है? यही आपकी स्थिति सदिश का परिमाण है। ठीक है, अगर संख्याओं में भी आपको दिया जाए, कोई सदिश दिया जाए, तो उसमें भी आपको परिमाण ऐसा ही निकालना है। क्लियर है? ऐसा सदिश का वेक्टर का परिमाण निकाला जाता है। अब आइए आप देखते हैं हम इसी का एकांक सदिश। क्या देखते हैं? एकांक सदिश। तो हम क्या करेंगे? OP वेक्टर की दिशा में, स्लाइड चल रही है नहीं, एकांक सदिश बता देना वरना पूरी मेहनत बर्बाद जाए। OP वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश। अब एकांक सदिश निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? R पे क्या लगाना पड़ेगा? कैप, सिर्फ कैप। एकांक सदिश का मतलब होता है R पे कैप लगाना है आपको, दो डंडे नहीं लगाना है। अगर दो डंडे लगा दोगे तो उसका परिमाण हो जाएगा, आप परिमाण नहीं निकाल रहे, आप क्या निकाल रहे हैं? एकांक सदिश निकाल रहे हैं। ठीक है, तो R पे कैप लगाओगे, R कैप इक्वल क्या हो जाएगा? तो हमने एकांक सदिश में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ाया था कि एक कैप बराबर, क्या पढ़ाया था? एक कैप बराबर, एक कैप बराबर क्या होता है? ए वेक्टर और बटे ए वेक्टर का परिमाण, मोड़, परिमाण या क्या बोल दो? मोड़ बोल दो। तो वो सूत्र लगाना है। अच्छा, जब हमने एकांक सदिश आपको पढ़ाया था, अगर उसमें जैसे कैप लगाया जहां, और कैप के बाद अगर यहाँ पे अगर दो डंडे लगा हो तो वो हटा देना, क्योंकि भूल में हमने लगाया होगा, ध्यान नहीं रहा होगा, लगा दिया होगा। ठीक है ना, तो छोटी मोटी गलती हो जाती है, क्योंकि इतने मतलब कोई भगवान थोड़ी है कि गलती ना हो, पढ़ाते कभी कभी गलती हो जाती है ना। तो उसमें से आप मोड़ की चिन्ह हटा लेना, खाली ये पे क्या करना? कैप का चिन्ह लगाना, बस, है ना, ध्यान रखना। अब क्या है, अब तो वो बदल नहीं सकता है, ठीक है ना, तो उसके लिए आप ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए, तो क्या करेंगे? R कैप बराबर, तो सूत्र क्या होगा आपका? R वेक्टर और बटे क्या आएगा? R वेक्टर का परिमाण, ऐसे आएगा सूत्र।
आर कैप बराबर क्या आएगा, आर वेक्टर, और बटे आर वेक्टर का क्या हो जाएगा, परिमाण। तो चलिए हम इसको देखते, यहाँ पे आ जाएगा इतना, देखो बोर्ड है, और एक स्टेप बन जाएगा। चलो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो आर कैप बराबर, तो बताइए आर वेक्टर क्या है हमारा, आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप और प्लस कितना है, बाई जे कैप, है ना। एक्स आई कैप प्लस क्या है, बाई जे कैप, और पूरे के बटे लगा दो। और आर वेक्टर का परिमाण क्या निकाला हमने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस कितना निकाला, बाई स्क्वायर। तो ये निकल आया क्या हमारा, एकांक सदिश। क्या बताइए, ये बात समझ में आती है, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध क्या रहा है, देखो इधर आर वेक्टर लिखा ना ऊपर, तो आर वेक्टर देखो इसमें कहाँ है, ये है, तो आर वेक्टर का मान ऊपर रख दिया, और बटे क्या, आर वेक्टर का परिमाण, तो आर वेक्टर का परिमाण हमने ये पहले से निकाल लिया है, तो आर वेक्टर का परिमाण यहाँ पे रख दिया, बस हो गया, कोई दिक्कत देखने में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो स्थिति सदिश का टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। ऐसा निकालना है स्थिति सदिश, क्लियर है। तो स्थिति सदिश का हमने सूत्र भी निकाल दिया, साथ में परिमाण भी निकाल दिया, साथ में हमने इसका क्या किया, एकांक सदिश भी निकाल दिया। आप चाहो तो इसका कोण भी निकाल सकते हो, लेकिन कोण निकालना अभी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए कोण अभी छोड़ दो, कोण निकालना हम बाद में सिखाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से स्थिति सदिश हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम विस्थापन सदिश। स्लाइड बताइए, हेलो, हाँ, तो लीजिए अब है बेटा हमारे पास अगला नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, विस्थापन सदिश। कि विस्थापन सदिश किसे कहते हैं, ये आपके सामने विस्थापन सदिश का डायग्राम बना हुआ है। पहले हम विस्थापन सदिश की परिभाषा देख लें कि विस्थापन सदिश हमें यह बताता है कि एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा कितना और किस दिशा में विस्थापन हुआ, ये कौन बताता हमें, विस्थापन सदिश बताता है। एक बार फिर से सुनिए, विस्थापन सदिश हमें यह बताता है कि किसी मतलब एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा कितना और किस दिशा में विस्थापन हुआ, ये कौन बताता हमें, विस्थापन सदिश बताता है। अब देखिए विस्थापन सदिश का डायग्राम, जैसे मान लो कि आपके पास कोई वस्तु है, मान लो आपके पास कोई वस्तु है, वो कुछ समय पहले बिंदु P पर स्थित थी। कहाँ थी, बिंदु P पर। कोई वस्तु है कुछ समय पहले, यानी प्रारंभिक स्थिति कहाँ थी उसकी, बिंदु P पर थी, मतलब पहले वो बिंदु P पर थी, लेकिन कुछ समय पश्चात, ठीक है ना, कुछ उसने एक निश्चित समय लिया, हो सकता है एक सेकंड लिया हो, 5 सेकंड लिया हो, 10 सेकंड लिया हो, जितना भी समय लिया हो, एक निश्चित समय लिया, और निश्चित समय बाद वस्तु वहां से चल के कहाँ आ गई, बिंदु Q पर आ गई। तो क्या किया उसने, विस्थापन किया, उसने बिंदु P से बिंदु Q तक दूरी तय की कि नहीं, तो उसने क्या किया, विस्थापित की, विस्थापित हुई वस्तु, तो उसने विस्थापन तय किया। और विस्थापन आपको पता है विस्थापन किसे कहते हैं, एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी को, ठीक है, एकांक समय में या किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, उसका विस्थापन कहते हैं। विस्थापन की परिभाषा हमने चैप्टर 3 सरल रेखा में गति में पढ़ी थी कि नहीं, और मैंने बार बार बता दिया है कि मैं चैप्टर का जो नाम ले रहा हूं अपनी पुरानी पिछली साल की बुक के आधार पर ले रहा हूं, ठीक है। उन्होंने उसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ केवल एक चैप्टर भौतिक जगत हटा दिया, इसलिए वो 2 पहले पे आ गया, 3 दूसरे पे आ गया, 4 तीसरे पे आ गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। और हम पुरानी बुक के हिसाब से चल रहे, क्योंकि उन्होंने पहला चैप्टर ही पढ़ाया है, तो हम इसको 4 बोल रहे हैं, और बुक वाले क्या बोल रहे हैं, इसको 3 बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए पाठ के नाम भी डले हर वीडियो में। तो देखिए कोई वस्तु है, वो पहले कहाँ थी, बिंदु P पे थी, कुछ समय बाद कहाँ पहुंच गई, बिंदु Q पे पहुंच गई। तो बताइए P से Q पे पहुंची तो उसने कुछ ना कुछ न्यूनतम दूरी तय की कि नहीं की ना, और उसी दूरी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, जिसे हमने डेल्टा R वेक्टर नाम दिया है। क्या नाम दिया है, डेल्टा R वेक्टर। क्यों, क्योंकि उसने न्यूनतम दूरी तय की ना, तो न्यूनतम के लिए आपको पता है न्यूनतम हो या सूक्ष्म हो, उसके लिए हम डेल्टा का यूज करते हैं कि नहीं। हमने चैप्टर 2 मात्रा को मापन पढ़ाया था, तब हमने त्रुटि करवाई थी, मापन में त्रुटियां, वहां पे आपको पूरा विस्तार से बताया डेल्टा का यूज क्यों करते हैं।
न्यूनतम दूरी हो या सूक्ष्म हो, उसके लिए हम डेल्टा का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या बोल दिया कि डेल्टा आर विस्थापन किया, और कहाँ किया, पी से क्यू की ओर, इसलिए तीर भी कहाँ बना है, क्यू की तरफ। तीर भी कहाँ बना है, पी से क्यू की ओर। इस तीर का विशेष आपको ध्यान देना। अब हमें विस्थापन सदिश ज्ञात करना, हम ऐसे तो कर नहीं सकते, ऐसे हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते ना। तो डायरेक्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम पहले दोनों बिंदुओं को कहाँ मिलाएंगे, मूल बिंदु ओ से। दोनों बिंदुओं को कहाँ मिलाएंगे, क्योंकि इससे पहले क्या पढ़ा है हमने, स्थिति सदिश। इससे पहले क्या पढ़ा है हमने, स्थिति सदिश पढ़ा है। तो आपको स्थिति सदिश की सहायता से तो स्थिति सदिश तो चाहिए कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P को मूल बिंदु O से मिला देंगे और बिंदु Q को भी मूल बिंदु O से मिला देंगे, यानी ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु O से मिला देंगे। मिला दिया तो देखिएगा, मतलब हमें यहाँ पे उल्टा बोल रहा है, O से किसको मिलाना है, P को मिलाना है। O से P की तरफ चलना है, कहाँ चलना है, O से P की तरफ, ठीक है ना। तो O से P की तरफ चलेंगे तो तीर का चिन्ह कहाँ रहेगा, P की दिशा में। यहाँ पे भी हम O से Q की तरफ चलेंगे तो तीर कहाँ रहेगा, Q की दिशा में, Q की ओर। तो O से P की ओर चलेंगे तो P दिशा में रहेगा, O से Q की ओर चलेंगे तो OQ दिशा में तीर का चिन्ह हमारा रहेगा। और यहाँ वस्तु कहाँ चली, P से Q तक, तो P से Q की तरफ क्या रहेगा, तीर का चिन्ह रहेगा। अब देखिए यहाँ पे दो तीर टकरा रहे हैं ना, एक तीर ये आया, एक तीर ये आया, तो दो मुंडियां टकरा रही हैं यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, अब क्या करना है हमें, तो आपको पता चल गया विस्थापन सदिश कौन है इसमें, डेल्टा आर वेक्टर, इसी का मान निकालना है। अब इसका मान निकालने के लिए हमें पहले ये निर्देशांक लेना पड़ेगा। अब हमने स्थिति सदिश में आपको क्या बताया था कि स्थिति सदिश निकालना है तो मूल बिंदु O से x अक्ष पे भी चल सकते हैं और मूल बिंदु O से y अक्ष पे भी चल सकते हैं। तो एक बिंदु हो तो हम x y मान लें, लेकिन हमारे पास कितने बिंदु है यहाँ पे, दो, एक P है और एक Q है। अब इसमें हम x y ले लेंगे, इसमें x y ले लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कौन P है कौन Q है, पता नहीं चलेगा ना। तो P के लिए क्या करेंगे, हम x1 और y1 निर्देशांक लेंगे और Q के लिए क्या लेंगे, x2 और y2। x1 और y1 से समझ जाएंगे कि ये पहला बिंदु है और x2 y2 समझ जाएंगे कि ये दूसरा बिंदु है। समझ में आ रही ना। तो इसके लिए हम x1 y1 लेंगे और इसके लिए निर्देशांक क्या लेंगे, x2 y2। और अब निकालेंगे हम विस्थापन सदिश। क्लियर है। तो हम चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच्छा एक चीज और है, देखिए हम एक चीज और वहां पे भूल रहे हैं कि बिंदु O से जब P को मिलाया तो इसका नाम क्या दिया हमने, R1 वेक्टर। क्या दिया, R1 वेक्टर, क्योंकि ये स्थिति सदिश है और हमने क्या बोला था कि स्थिति सदिश को आपको कैसे दर्शाना है, R वेक्टर से। कैसे दर्शाना, R वेक्टर से। हमारे पास दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं को हमने बिंदु O से मिलाया तो स्थिति सदिश कितने प्राप्त हुए, दो। एक आपको OP स्थिति सदिश मिला और एक क्या मिला, OQ मिला। तो OP को हमने मान लिया R1 वेक्टर क्योंकि ये पहला स्थिति सदिश है और OQ वेक्टर को मान लिया R2 वेक्टर क्योंकि ये दूसरा स्थिति सदिश है। क्या इतनी बात समझ में आती है सबको। तो चलिए अब लिखेंगे हम क्या, हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले लिखेंगे बिंदु O के, हेलो, बिंदु O के निर्देशांक, बिंदु O के निर्देशांक बराबर क्या है, 0, सबको पता है। अब क्या लिखेंगे हम, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के क्या है बेटा, x1 और y1। क्या ये चीज समझ में आई। फिर क्या लिखेंगे हम, बिंदु Q के निर्देशांक, तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या आएंगे आपके पास, x2, y2, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम स्थिति सदिश, कितने हमारे पास, दो है। तो पहले क्या लिखेंगे, OP। तो क्या लिखेंगे, OP वेक्टर का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश
ओपी वेक्टर का स्थिति सदिश, और स्थिति सदिश को ओपी वेक्टर की स्थिति सदिश को क्या माना हमने, R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर बराबर स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यानी आप पी के निर्देशांकों में से ओ के निर्देशांक घटाएंगे। देखो ओपी लिखा है ना, ओपी यानी बाद में जो बिंदु लिखा है उसके निर्देशांक से पहले जो बिंदु लिखा है उसके निर्देशांक को घटाना पड़ते हैं। ओपी का मतलब पी में से ओ को घटाओ, ओ क्यू का मतलब क्यू में से ओ को घटाओ, ठीक है ना। तो R1 बराबर है, तो देखो P के निर्देशांक का है x1 y1, तो x1 y1 में से 0,0 आपको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, x1 माइनस 0 और कोष्टक बंद, और क्या आएगा i कैप, क्योंकि ये x के निर्देशांक हैं। और आपको पता है कि x अक्ष का एकांक सदिश क्या कहलाता है, i कैप, y अक्ष का एकांक सदिश क्या होता है, j कैप, और z अक्ष का एकांक सदिश क्या होता है, k कैप। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर लगाएंगे प्लस, इसमें क्या होगा y1 माइनस कितना आएगा 0, और क्या बन जाएगा आपका j कैप। चलिए इसको घटाइए, तो R1 वेक्टर इक्वल x1 में से 0 गया, कितना बचा x1 i कैप प्लस y1 में से 0 गया तो कितना बचेगा y1 j। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही, ठीक है। तो बेटा आपको अपने दिमाग की बत्ती जलाकर बैठना है, समझ गए। पढ़ने के लिए जब बैठो दिमाग की बत्ती जला के बैठो, क्योंकि ये कक्षा 11 की पढ़ाई है, कक्षा 1-2 की पढ़ाई नहीं। आपको पता है 1 पे 1 11, 1 पे 1 11 हो गिनती में, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए दिमाग की बत्ती जला के बैठना है, और सभी बच्चों को ध्यान देना है कि बेटा मन से पढ़ो, मन से पढ़ाई करो, और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो। हम आपको ज्यादा से ज्यादा समझाना चाह रहे कि जितने गहराई में जा सके उतनी गहराई में हम आपको ले जाते हैं, समझ गए, कि आपको हर चीज का नॉलेज हो, ठीक है ना। और बेटा ध्यान रखा करे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करे और बेल आइकन प्रेस भी कर दिया करे, क्योंकि हम डेली जो वीडियो अपलोड करते हैं वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और फिजिक्स भाई और एक मैथ विषय हुआ, इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। क्या होता है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी आप परफेक्ट बनोगे, उतनी जल्दी मैथ के और फिजिक्स के कीड़ा बनोगे। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचोगे प्रैक्टिस ना करें तो फिर कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करो, बस बार बार लिखो उस चीज को, बार बार हल करो, सॉल्व करो बार बार। बताइए क्या बात समझ में आ रही ना हमारी। तो आपको ध्यान रखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आपको घंटे का बटन जरूर दबाना, घंटे का बटन दबाना नहीं छोड़ना है। आल पर जाके सीधे आल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करो, अन्य बच्चों को भी चैनल को क्या करते हैं, शेयर करें। चलिए तो चलते अपना काम करते हैं। R1 वेक्टर बराबर ये निकल आया। अब इसी प्रकार एक स्थिति सदिश कौन है हमारा, OQ है। कौन है, OQ है, जिसको R2 वेक्टर दिया है। तो हम क्या करें, OQ का निकालेंगे मान। यहाँ लिखेंगे हम OQ वेक्टर का स्थिति सदिश। देखो पढ़ लोगे तो आपके काम आएगा, ठीक है। हम नहीं बांट लेंगे, आपकी नौकरी लग जाए, आप गवर्नमेंट जॉब करने लगोगे, आपके पास लाखों रुपए आएगा, हम बांटने के लिए नहीं आएंगे। क्यों, हमने पढ़ाया था तुम्हें 11-12 में, ले आओ कछु खैच पानी, तो हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास खर्चा पानी मंगाने के लिए, ठीक है ना। तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम खुद खर्च करोगे, तुम ऐश की जिंदगी जियोगे, इससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं। हम तो तुम्हारे लिए कर रहे, तुम्हारे लिए इतना पैसा खर्च कर रहे, समाज सेवा कर रहे, है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो OQ वेक्टर का स्थिति सदिश क्या बन जाएगा बेटा, R2 है ना हमारे पास, तो क्या आएगा R2 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर बराबर। हाँ, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, एक बच्चे कमेंट कर रहा था कि सर आप पुनः वीडियो बनाइए, आप लिखते हो तो मैं दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा। बेटा तो इस बात का ध्यान रखना कि जैसे ये बताइए, आप सबको पता है कि पहली बात तो हमारा उल्टा हाथ चलता है, तो हम ऐसे तो लिखेंगे। अब यदि हमारा ये सीधा हाथ चलता तो हम इस साइड खड़े होते, ऐसे लिखते तो आप सबको दिखता, ठीक है ना। तो पढ़ने वाले बच्चे को पता है, पढ़ने वाले बच्चे को देखने से मतलब नहीं होता है कि दिख रहा है कि नहीं। अगर वो तो अपने कानों से सुन भी लेना, पढ़ने वाला बच्चा अपने कानों से सुन भी ले, तब भी उसको समझ में आ जा रहा है कि सर बोल क्या रहा है, और वो लिखता जा रहा है। और फिर ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल, अगर हम लिखते हैं तो लिखने, अगर एक लाइन भी लिखते हैं, एक अक्षर भी लिखते हैं, हम लिखने के बाद ऐसे हो जाते हैं कि आप देख लो पहले। हमें पता है कि हमारी कमी ये है कि हमारा लेफ्ट हाथ चलता है तो बच्चे को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो हम ऐसे हो जाते हैं। तो आप समझो, अब तुम सोचो कि आपको कोई पहाड़ हमारा मतलब आपको कुछ आता नहीं है,
और आप फिर 11th में पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो कैसे समझ में आएगा? अगर आपको दिखेगा भी तब भी नहीं आप समझ पाओगे, ठीक है ना? तो हम फिर भी लिखने के बाद एक साइड हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, देख के लिख लिया करें, ठीक है ना? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा करें। R2 वेक्टर बराबर तो कितना हो जाएगा? देखो Q के निर्देशांक में क्या लिखा है जी? OQ का स्थिति सदिश। क्या लिखा है? OQ का स्थिति सदिश। तो Q बाद में है, O पहले है। तो Q के निर्देशांक में से किसको घटाइए? O के निर्देशांकों को। तो क्या बनेगा बताइए आप बताओ क्या बनेगा? xt माइनस 0 और साथ में i कैप प्लस फिर क्या होगा? yt माइनस 0 फिर क्या आएगा? j। क्लियर है? अब निकाल लोगे स्थिति सदिश, घटा दो तो क्या आएगा बताइए? R2 वेक्टर बराबर x2 में से 0 गया, कितना बचा? x2 i कैप प्लस y2 में 0 गया, क्या बचा? y2 j कैप। देखिए यही है। अब देखो हो गया ना, हम एक साइड लिख लो आप, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप, जिसका स्थिति सदिश आ गया। अब दोनों का आ गया, हमें क्या निकालना है? विस्थापन सदिश। हमें R1 का मिल गया है मान, हमें R2 का मिल गया है। अब क्या करना है? डेल्टा R निकालना है। क्या निकालना है बेटा? डेल्टा R। डेल्टा R कैसे निकालेंगे? चलिए हम इसमें एक काम कर रहे हैं, त्रिभुज नियम लगा रहे हैं। ठीक है, क्या लगा रहे हैं हम? त्रिभुज नियम, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए हमारे पास इस निर्देश तंत्र में एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है OPQ। अब त्रिभुज का नाम कैसे लेना है? देखो पहले O से हम P की तरफ चले, ये तीर P की तरफ है, तो O से कहां जाएंगे? P में, ठीक है। फिर P से तीर कहां है? Q की तरफ, तो P से कहां गए? Q, तो OPQ में, ठीक है ना? ये त्रिभुज लेना है आपको। तो क्या लेना है? अब त्रिभुज OPQ में क्या लगाएंगे? सदिश योग के त्रिभुज नियम से। अब सदिश योग का त्रिभुज नियम हालांकि हम आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, लेकिन इसमें हम आपको नियम लगा के बता रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए, है ना? आपको दो बार समझ में आ जाए। सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, ओके, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। सदिश योग का त्रिभुज नियम कहता है, क्या कहता है? कि अगर दो सदिश परिमाण व दिशा में, यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा जोड़े जाए तो उसका परिणामी परिमाण व दिशा में, मतलब परिमाण बराबर होता है उसका और दिशा में विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। कैसा होता है? विपरीत दिशा में। हालांकि आगे पढ़ोगे तो अभी देखिएगा, नहीं आ रहा हो समझ में, कोई बात नहीं, इतना सुन लो कि ये हमारा एक सदिश है और ये हमारा दूसरा सदिश है, और ये क्या है? उसका तीसरा यानी परिणामी है। क्या है? परिणामी है। ये इन दोनों के जोड़ का परिणामी मिला है आपको। देखो हमें कैसे पता चला? अब आप कहोगे कि सर R1 और R2 इन दोनों को जोड़ोगे तब आपको डेल्टा R परिणामी मिलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। त्रिभुज के नियम में देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया 0 से, स्टार्ट किया तो तीर की दिशा कहाँ है? इस साइड है, तो एक सदिश हो गया। फिर इस यहाँ से स्टार्ट किया तो तीर की दिशा कहाँ है? इस साइड है, तो ये दूसरा सदिश हो गया। अब लेकिन यहाँ पे देखो, तो जब यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ से तीर यहाँ जाना चाहिए, नीचे की तरफ जाना चाहिए कि नहीं? तीर, जब ये तीर इस दिशा में है, ये तीर का चिन्ह इस दिशा में है, तो इस तीर का चिन्ह यहाँ से इस दिशा में होना चाहिए, लेकिन इस दिशा में नहीं है। कहाँ है? इस दिशा में, मतलब उल्टा। इतना दो मुंडियां टकरा रही, कितनी मुंडी टकरा रही? 2। तो ये तीर इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन इस दिशा में ना जाके उल्टा है, इस दिशा में है, तो समझ लो कि यही परिणामी है। क्या है इसका? यही परिणामी, यानी ये और ये दोनों सदिश हैं और ये क्या है? इसका परिणामी। ये परिणामी सदिश है। और ऐसे समझ में ना आया है तो एक नियम ध्यान रख लो, जहां दो मुंडियां टकराए और दो पूंछ टकराए, जहां पे दो मुंडी टकराए और दो पूंछ टकराए, वही भुजा क्या होती है? उसकी परिणामी होती है। देखो यहाँ दो मुंडी टकरा रही, दोनों तीर के चिन्ह टकरा रहे, यहाँ पे देखो दोनों की पूंछ टकरा रही, किसी का भी तीर नहीं है, नहीं है ना?
तो ये क्या है आपका परिणामी सदिश है, ध्यान रहेगा। तो देखिए, तो हमने क्या लिखा, त्रिभुज OPQ में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, तो परिणामी कौन है हमारा, ये है ना OQ वेक्टर। परिणामी कौन है, OQ वेक्टर। तो क्या लिखेंगे हम, OQ वेक्टर बराबर, इसको देखिए अब यहां से स्टार्ट करो, OP वेक्टर और प्लस PQ वेक्टर, OP वेक्टर प्लस PQ। पहला सदिश O से P चले हम कि नहीं, तो OP वेक्टर हो गया। फिर कहाँ चले, P से Q चले कि नहीं, तो PQ वेक्टर हो गया। तो ऐसे आपको इसको क्रम से लिखना है ना। तो क्या लिखना है, OP वेक्टर और प्लस क्या हो गया, PQ वेक्टर। इतनी बात क्लियर है। अब इनके मान रखो, तो देखो OP वेक्टर का मान कितना है, R2 वेक्टर, OQ वेक्टर का R2 वेक्टर बराबर, OP वेक्टर का मान क्या है, R1 वेक्टर और प्लस PQ का कितना है, डेल्टा R वेक्टर। क्लियर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, विस्थापन सदिश। क्या पढ़ रहे हैं, विस्थापन सदिश। और विस्थापन सदिश आपको पता है, कोई बंदा बिंदु P पे था, वो कहाँ चला गया, कुछ समय बाद बिंदु Q पे पहुंच गया, तो उसने इतना विस्थापन तय किया और इस वजह को क्या माना, डेल्टा R माना। तो यहाँ से आप यदि डेल्टा R का मान निकाल दोगे तो हम कहेंगे कि आपने विस्थापन निकाल लिया। ठीक है, ठीक है। यदि आप डेल्टा R का मान निकाल लोगे तो हम क्या कहेंगे, आपने विस्थापन सदिश निकाल लिया। तो अब डेल्टा R निकालने के लिए R1 को उस साइड भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि डेल्टा R को यही छोड़ दो जिसका मान निकालना। अब एक्स्ट्रा कौन है, बाड़ू कौन है यहाँ पे, R1 है। R1 एक्स्ट्रा है तो R1 को उस साइड भेज दो, भेज सकते हो कि नहीं। तो बताइए R1 अभी काय का है, यहाँ पे प्लस का है, उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, माइनस। यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि R2 वेक्टर और माइनस क्या करेंगे, R1 वेक्टर, और बराबर यहाँ क्या बचेगा, डेल्टा R वेक्टर। या इसको सीधा करके लिख दो, या करके, या क्या बनेगा आपका, डेल्टा R वेक्टर बराबर क्या आएगा आपका, R2 वेक्टर और माइनस क्या बन जाएगा, R1 वेक्टर। बताइए क्या ये बात समझ में आती है सबको, ऐसा किया हमने पक्षांतर। ठीक है, अब इतना निकाल आया। अब R2 R1 के तो आपके पास मान भी है, क्या दिक्कत है, मान रख दो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, डेल्टा R वेक्टर बराबर R2 का मान क्या है बेटा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। 2 लगाओ ना, क्या लगाओ, 2 है ना। अब फिर क्या है, माइनस R1 वेक्टर। अब माइनस, अब इतना ही मान हो जाए R1 को, तो ना गलती मत करना, R1 को क्या में लिखेंगे, कोष्टक में। क्या में लिखेंगे, कोष्टक में, ताकि माइनस का गुणा हो सके। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका R1 का मान, x1 i कैप और प्लस कितना हो जाएगा, y1 j कैप। क्लियर है, ऐसा होगा। अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे, बहुत सिंपल है सदिश, पता है बच्चों को लगते हैं सदिश कठिन, लेकिन सदिश जितना सिंपल नहीं है कुछ, बहुत सरल। डेल्टा R वेक्टर बराबर क्या बनेगा, x2 i कैप और प्लस कितना हो जाएगा, y2 j कैप। अच्छा, माइनस का भीतर गुणा करो, ठीक है। तो माइनस x1 क्या बनेगा, i कैप और सॉरी माइनस 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 क्या आएगा, y1 j कैप। कहां से कटें, कटें कैसे, x1 y1 x1 y1। देखो जैसे ये क्या है आपका, x2 i कैप है, अब है कितना x2, है ही नहीं, किसे काटो, अब तो 0 x1 है, तो 1 और 2 अलग अलग नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं कि i वाले अलग निकाल सकत और जे वाले अलग निकाल सकत। अब नहीं आ रही हो समझ में, तो देखो हम शॉर्ट कर, इतना जब लंबो करो तो तनक खिलाने का शॉर्ट करो। देखो x2 i कैप है, इसको यहीं लिखो, x2 i कैप लिख दिया। अब i वालों कितने जो है, माइनस का क्या है, x1 i कैप है, तो माइनस क्या लिख दो यहाँ पे, x1 i कैप। ठीक है, अब और कौन सा है, अब जीरो न पड़ गए तो ये आई भाई। अब जे वाई देखो, पहले y2 j कैप प्लस को है तो प्लस वाले को पहले लिखो, प्लस y2 j कैप। फिर और जे कहाँ है, जे है, माइनस का y1 j कैप है तो माइनस का y1 और क्या आएगा, j कैप। अब ठीक है, आई वाले एक साइड लिख ले, जे वाले एक साइड लिख ले, एक संग लिख ले, साइड का मतलब साथ में लिख ले। अब क्या करो, अब देखो इधर इधर आई है, इधर आई है, आई तो कॉमन आएगा भैया,
आएगा कि नहीं आएगा? तो डेल्टा आर वेक्टर बराबर, तो आई को कॉमन लेना है तो अंदर क्या बचेगा, x2 माइनस x1 बचेगा, और क्या लगाएंगे बाहर से आई कैप, कॉमन ले लिया, प्लस इधर में से जे कॉमन आएगा, जे आएगा कॉमन, तो y2 और माइनस कितना आएगा आपके पास y1, और जे को कहाँ लिखेंगे बाहर। क्या ये बात समझ में आती है? बस, तो यही क्या है आपका, यही आपका विस्थापन सदिश है। क्या है? यही आपका विस्थापन सदिश है, यानी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, जब अंतिम में से प्रारंभिक घटाओ तो उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? परिवर्तन। ये दूरी परिवर्तन है, x2 में से x1, ठीक है, और y2 में से y1। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिखना हो तो ऐसा, वैसे आंसर यही है। अब दूसरे रूप में पता है कैसे लिख सकते हैं कि डेल्टा आर वेक्टर बराबर x2 माइनस x1 लिखा तो इसको क्या लिख दो, डेल्टा x आई कैप, क्या लिख दो, डेल्टा x आई कैप। y2 माइनस y1 लिखा, इसको क्या लिख दो, डेल्टा y जे। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, डेल्टा, हाँ या लगा के। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, डेल्टा या लगा के, ठीक है ना। तो ये भी आपका सूत्र है विस्थापन सदिश का, और ये भी विस्थापन सदिश का सूत्र है, आप डेल्टा करके भी लिख सकते हो क्योंकि परिवर्तन है ना। समझ में आ रही बात? क्या कोई दिक्कत है? हाँ पीसा के ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ये दोनों आंसर। क्लियर है? चलो अब निकालेंगे हम क्या, इसका परिमाण। क्या निकालेंगे? परिमाण। तो चलिए हम परिमाण निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा आर वेक्टर का परिमाण। डेल्टा आर वेक्टर का क्या निकालेंगे, परिमाण। कैसे निकालोगे भैया, जानते हो, डेल्टा आर वेक्टर और क्या लगाएंगे, मोड इक्वल, ठीक है। क्या लगाएंगे, बड़ा बड़ा अंडर रूट, बड़ा बड़ा अंडर रूट। देखो आई है ना, आई का मान कितना है, गुणांक x2 माइनस x1, तो कुछ नहीं करना, उसको गुणांक लिखो, x2 माइनस x1 लिखो और क्या कर दो, होल स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक क्या है, y2 माइनस y1, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। जे का गुणांक हो गया, बस खत्म, निकल आया परिमाण। हाँ जी, कितना ही लगाओ तुम मूड, इतने कैसे नहीं लगाओ तुम, मोड लगाया था हमने, और सर साथ में जा बोली थी कि एकांक सरेश में अगर जब हमने एकांक सरेश पढ़ा होगा तो लगा हो धोखे से तो हटा दियो, जाई बोली, सब तो बोली थी, सब बताया था। अब देखिएगा, अब क्या निकालना है, एकांक सदिश, है ना। क्या निकालना है, एकांक सदिश। तो क्या लगेंगे, पी क्यू की दिशा में क्या लिखेंगे हम, पी क्यू वेक्टर की दिशा में, ठीक है, एकांक सदिश, एकांक सदिश। अब एकांक सदिश निकालना है तो क्या करेंगे, इसके लिए हम डेल्टा आर वेक्टर नहीं कैप, डेल्टा आर कैप बराबर, एकांक सदिश निकालना ना, तो डेल्टा आर कैप बराबर, तो क्या आएगा, डेल्टा आर वेक्टर और बटे डेल्टा आर वेक्टर का परिमाण, ठीक, यही है सूत्र। चलो जरा मान रखो, आ जाएगा एक स्टेप, देखो। चलो तो क्या करेंगे हम, डेल्टा आर कैप बराबर, अच्छा डेल्टा आर वेक्टर क्या निकाला, अभी हाल पता है आपको, क्या निकाला, x2 माइनस x1 आई कैप, है ना, प्लस y2 माइनस y1, और क्या आएगा, जे कैप, ठीक है, और पूरे के क्या कर दो, बटे। अच्छा परिमाण वाला लिख दो, नीचे परिमाण क्या निकाला आपने, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये निकला है बेटा आपका डेल्टा आर कैप। ये हो गया एकांक सदिश। बताइए क्या ये बात समझ में आती है सभी को? है ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं, वो आपको क्या कर लेना है, घर पे पढ़ लेना है, ठीक है, बुक्स में से। जैसे एक दिया गया है कि किसी सदस्य का वास्तविक संख्या से गुणा करना है ना। तो जैसे मान लो कोई वास्तविक संख्या आपके पास, जैसे मान लो कोई सदस्य है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहा है, समझ लेना आप, कि माना कोई सदस्य आपके पास ए वेक्टर, क्या है, कोई सदस्य आपके पास ए वेक्टर है, और कोई वास्तविक संख्या क्या आपके पास, लैम्डा। वास्तविक संख्या क्या है, लैम्डा। अब अगर हम लैम्डा का इसमें गुणा करें, क्या करें, लैम्डा का अगर ए वेक्टर में गुणा करें तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा ए वेक्टर मिलेगा कि नहीं, मतलब वेक्टर ए पे रहेगा, लैम्डा लग रहा है, मतलब लैम्डा इनटू ए वेक्टर ऐसे मिलेगा। तो ये होता है वास्तविक संख्या से गुणा करना। तो इसको आपको ध्यान रखना, ये कोई थ्योरी नहीं है, मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको थोड़ा सा उन्होंने दे दिया है तो आपको समझ लेना है, ठीक है, घर पे इसकी भाषा आप पढ़ लेना। और एक चीज और, इसका घटकों में वियोजन, घटकों में वियोजन क्या कहलाता है, आप जैसे देखना जरा, जैसे मान लो जी आपका सदस्य है, देखो एक मिनट यहाँ नहीं है, देखो जैसे आपका ये कोई परिणामी सदस्य है, ये वाला है ना, ये कोई परिणामी सदस्य है, और ये क्या है, एक्स अक्ष, और ये क्या है इसका, वाई अक्ष। वो लेकिन चित्र सही नहीं बन रहा है, हैं? उसे नहीं समझ पाने आप, हैं? हो जाने देखो, ये आपके पास एक्स अक्ष है, और ये क्या है ऊपर वाला, वाई अक्ष है। ये एक्स है और ये क्या है, वाई। क्लियर? ये आपका कोई सदस्य है, मान लो क्या है, आर वेक्टर, क्या है, आर वेक्टर है ये सदस्य, है कि नहीं। तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक्स अक्ष पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, और यहाँ से क्या डाल दिया हमने, वाई अक्ष पे लंब डाल दिया, ठीक है ना। अब ये कोई सदस्य आर वेक्टर है, तो इसके हमने दो घटक बनाए, कितने घटक बनाए, दो घटक, एक तो एक्स घटक है और एक क्या है जे, वाई घटक। यह मतलब इसको बोलेंगे क्षैतिज घटक और इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक। अब जैसे जे रेखा कितनी है अपनी, एक्स है, ये दूरी कितनी है, मान लो एक्स है, तो आपको पता है ये दूरी भी कितनी होगी, एक्स, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं हैं। और ये दूरी हमने क्या मान ली, बाई, ये दूरी क्या मान ली हमने, बाई मान ली, तो ये दूरी भी क्या होगी, बाई होगी। इतने तो समझदार हो ना आप। देखो आमने सामने भुजाएं बराबर हैं, जब ये बाई तो ये भी क्या बनेगी, बाई, ये एक्स है तो ये भी क्या बनेगी, एक्स, ठीक है। और ये आपका परिणामी सदस्य आर वेक्टर या स्थिति सदस्य मान लो, कोई भी सदस्य मान लो। अब मान लो कि यहाँ पे हमने एक कोण बना दिया थीटा, यहाँ पे क्या बना दिया, एक कोण थीटा। वास्तव में एक्स अक्ष के साथ ये कोण बना रहा है ना थीटा, ये परिणामी एक्स अक्ष के साथ क्या बना है, एक कोण बना रहा है, थीटा बना रहा है। अब देखो जरा, तो ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पे क्या दे दो आप, कोई नाम दे दो, यहाँ पे पी दे दो, दे दिया, ये बिंदु का नाम क्या हो गया, यहाँ पे ओ हो गया, इसका नाम ओ हो गया। अब यहाँ पे क्या दे दो, कोई नाम दे दो, इसको लंब डाला तो यहाँ पे एम दे दो, और यहाँ पे क्या दे दो आप, एन, क्योंकि आपने जो लंब डाले ना तो बिंदु प्राप्त भय, तो एम एन नाम दे दो, ठीक है ना। यहाँ से आपने बेटा यहाँ पे लंब डाला तो एम मिला आपको, मिला, यहाँ पे आपने लंब डाला, इस बिंदु को क्या लेंगे, एन नाम देंगे। अब कोई भी त्रिभुज ले लो, अब थीटा कोण कहाँ बन रहा है, इस साइड, तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, ओ पी एम, क्या हो गया, ओ पी एम, और जे हमारा क्षैतिज घटक और जे क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक। तो इस सदिश के दो घटक है, इस सदिश के कितने घटक है, दो, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। अब देखो एक बात आपको पता होगी कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, और थीटा और फिर इसके बगल वाली आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कैण। अब हमें किसके लिए चाहिए, इसका क्षैतिज घटक चाहिए, क्षैतिज घटक चाहिए, तो लंब को हम छोड़ देंगे, लंब को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो क्षैतिज तो हमारा क्या माना, आधार माना, क्षैतिज को क्या माना गया, आधार माना गया, क्योंकि थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाता है आधार, तो क्षैतिज घटक निकाल लें तो एक्स दूरी क्या है, आधार वाली, तो ये आधार हो गया, और बीच में क्या है आपका कैण। तो बताइए आधार बटे कैण क्या होता,
कॉस थीटा। आधार बटे कायण क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम हमेशा क्षैतिज घटक के लिए क्या लेते हैं, कॉस थीटा। क्षैतिज घटक के लिए क्या लेते हैं, कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसका घटक क्या हो जाएगा, तो अगर इसका घटक बोले तो इसका घटक बन जाएगा हमारा आर कॉस थीटा। क्या बनेगा, आर कॉस थीटा, ठीक है ना। क्षैतिज घटक मतलब आर वेक्टर हमारा एक सदिश है, आर वेक्टर क्या है हमारा एक सदिश है, तो आर वेक्टर का क्षैतिज घटक बोलेंगे तो क्या बनेगा, आर कॉस थीटा। इसी प्रकार देखो इस वाले को देखो, इस वाले ऊर्ध्वाधर के लिए क्या होगा, तो ऊर्ध्वाधर के लिए तो देखो यहाँ थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो जितनी जा भुजा है उतनी जा भुजा है, ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये बाई है तो ये बाई है, तो ये भी ऊर्ध्वाधर कहलाएगी। तो ऊर्ध्वाधर के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें, लंब। क्या लेना पड़ेगा, लंब। तो लंब जे हो गई बाई और कर्ण क्या है, आर वेक्टर। तो लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का। लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या बनेगा हमारा, आर साइन थीटा। तो हमेशा ध्यान रखना, क्षैतिज को हम लेते हैं आर कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर को क्या लेते हैं, साइन थीटा। तो इसका आर वेक्टर का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, आर साइन थीटा। हम इस चीज को लिख नहीं रहे, समझ लो अच्छे से, ठीक है। और बाद में अगर डेरिवेशन में आओ कहूं घटक तो हम बिल्कुल नहीं बताएं, ध्यान रखना, हम बताएंगे नहीं, सीधे डंडा उठाएं, इस बात का याद रखना, कर लो अभी बात, ठीक है। तो क्षैतिज घटक बनेगा इसका आर कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर क्या बनेगा, आर साइन थीटा। इस प्रकार से तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम सदिशों का योग, सदिश कितने प्रकार से जोड़ते हैं उन सब का वीडियो देखेंगे, मतलब उन सबको टॉपिकों को देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये टॉपिक पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।